बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, ये आपका जो कोर्स है सिस्टमैटिक्स एंड प्लांट टेक्सोनोमी, इसके अंदर एक टॉपिक आपने ये जो फर्स्ट पॉइंट है प्लांट सिस्टमैटिक्स, आज हम इसकी बात करते हैं। प्लांट सिस्टमैटिक्स आपके पास जो 7-8 पेज हैं, जो PDF की फ़ाइल आपके पास है ना, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, ये उसमें आपका कवर हो जाता है। सबसे पहली बात है कि आपका ये जो कोर्स प्लांट सिस्टमैटिक्स है, प्लांट सिस्टमैटिक्स है क्या? पहली बात तो ये है कि प्लांट सिस्टमैटिक्स के अंदर आप टेक्सोनोमी की, प्लांट टेक्सोनोमी की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब प्लांट सिस्टमैटिक्स के अंदर हम प्लांट टेक्सोनोमी की स्टडी तो करते हैं, तो टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर आप ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आप उसकी नोमेनक्लेचर करते हैं और आप उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपका क्लियर है। आज हम इन 2 पॉइंट्स की डिस्कशन करते हैं। पॉइंट B और C। B में आ जाता है फेजेस ऑफ टेक्सोनोमी और C के अंदर एंजियोस्पर्मी की कुछ ओरिजिन और उसके एवोल्यूशन की बात है। तो आज हमने ये 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं, तो ये पॉइंट 12 प्लांट सिस्टमैटिक्स हमारा सारा कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं जनाब, चलते हैं हम फेजेस ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी की तरफ। प्लांट टेक्सोनोमी की जब हम बात कर रहे हैं कि प्लांट टेक्सोनोमी के अंदर क्या किया जा रहा है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करते हो, आप उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, देन आप नोमेनक्लेचर करते हैं। 3 काम आप करते हैं। अब ये जो टेक्सोनोमी है इसके फेजेस हैं, जो कि 1963 के अंदर डेविस और हेवुड 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि क्लासिफिकेशन जब आप कर रहे हो, आप जब टेक्सोनोमी कर रहे हैं, इसके 4 फेजेस हैं। उन फेजेस में जो नंबर 1 पे आ जाता है वो है जनाब पायनियर फेज़। अब पायनियर फेज़ के अंदर क्या किया जाता है, या पायनियर फेज़ क्या है? पायनियर फेज़ ऐसी फेज़ है जिसके अंदर डिस्कवरी या जिसको कलेक्शन फ़ेज़ का नाम दिया जाता है। इस फेज़ के अंदर जनाब ये काम किया जाता है कि कलेक्शन की जाती है टेक्सा की, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेक्सा की, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। मीन इस फेज़ के अंदर जस्ट आपने कलेक्शन करनी है और उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। फिर जनाब आप आ जाते हो सेकंड फेज़ की तरफ, जो कि कंसोलिडेशन फेज़ है। ये फेज़, इसको आप सिंथेसिस फेज़ कहते हैं और ये बेस करती है मॉर्फोलॉजी के ऊपर। इस फेज़ के अंदर आप स्टडी करते हैं प्लांट्स की, उनके पार्ट्स की, चाहे वो आप हर्बेरियम में करो, चाहे आप वो किसी फील्ड के अंदर करो, और इसके अंदर आप क्या करते हो, आप वो मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर की डिस्कशन करते हैं और आप एक चीज़ को फुली आपने डिस्कशन करनी है, फुली आपने उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना है। देन फिर आप थर्ड फेज़ के अंदर चले जाते हैं, वो है एक्सपेरिमेंटल या बायोसिस्टमेटिक फेज़। अब इस फेज़ के अंदर आप क्या करते हो, आप डीलिंग करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपने वैरायटी ऑफ थिंग्स को डिस्कस करना है और आपने एनालिसिस करना है। अब इसके अंदर आप देखो ना, आपने पहले प्लांट को कलेक्ट किया या कोई पार्ट है उसको कलेक्ट किया, फिर आपने मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर डिस्कस किए, अब आपने एनालिसिस भी करना है। अब आपने देखना है कि ये जो पौधा हमारे इस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर है, दूसरे जियोग्राफिकल एरिया के अंदर क्या सिचुएशन है, वहाँ पर जो पौधे हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर कैसे हैं, उनकी केमिकल आप स्टडी करोगे, आप उनके साइटोजेनेटिक स्टडी करेंगे, मीन आप उनके क्रोमोसोम के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप उनके फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फीचर, आप उनकी फर्टिलिटी, आप इवन क्या है उनका एवोल्यूशन पैटर्न भी देखेंगे कि इनके इंसेस्टर में कौन कौन से करैक्टर इन्होंने आपस में शेयर किए। मीन इस फेज़ के ऊपर आपने एनालिसिस करना है, क्योंकि जब आपने एनालिसिस करना होता है फिर आप क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं, देन आप ग्रुपिंग करते हैं। और लास्ट जनाब जो ग्रुप है वो है इंसाइक्लोपीडिया या होलो टेक्सोनोमिक फेज़। अब ये जो फेज़ है ये कोऑर्डिनेशन है 3 फेज़ की, जो हमने ऊपर डिस्कशन किया, पायनियर फेज़, कंसोलिडेशन फेज़ या बायोसिस्टमेटिक फेज़। इस फेज़ के अंदर वो सारा डाटा आपने उसको कलेक्ट करना है, उसका एनालिसिस करना है। मीन ये जो फेज़ है ये फेज़ बिलोंग करती है अल्फ़ा क्लासिफिकेशन के साथ। अल्फ़ा क्लासिफिकेशन के अंदर जस्ट मॉर्फोलॉजिकल जो करैक्टर हैं उनकी डिस्क्रिप्शन की जाती है, उनको ही बताया जाता है। और मतलब बात ये करने का मकसद है कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये 4th फेज़ है, 4th फेज़ कोऑर्डिनेशन है इन 3 फेजेस की।
तो उनमें जो पहली 2 फेजेज़ हैं, ये पॉइनियर फेज़ और कंसोलिडेशन फेज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये अल्फ़ा क्लासिफिकेशन मीन इसके अंदर आप करैक्टर को जस्ट बता रहे हो, आप उसकी डिस्क्रिप्शन कर रहे हो। और फिर जो लास्ट 2 हैं, ये सी और डी, ये एक्सपेरिमेंटल और बायोसिस्टमेटिक फेज़, ये जनाब जो दोनों है ना, ये ओमेगा क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं कि इसके अंदर वो सारे डाटा की आपने एनालिसिस करनी है, फिर जाकर आप क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। ये अल्फ़ा, बीटा और ओमेगा जो क्लासिफिकेशन है, इसके लिए ये एक लिंक मैंने नीचे दिया है, आप इसको ओपन करके आप अल्फ़ा, बीटा और ये ओमेगा क्लासिफिकेशन के बारे में रीड कर सकते हैं। तो ये जनाब फेजेस ऑफ टेक्सोनोमी है कि इसके अंदर 4 फेजेस हैं, पॉइनर है, कंसोलिडेशन है, एक्सपेरिमेंटल है और इंसाइक्लोपीडिया है। कि सबसे पहले आपने पॉइनर में क्या किया, प्लांट को कलेक्ट कर लिया आपने डिफरेंट पार्ट से, फिर आप कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर उसके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर को डिस्कस करते हैं, और देन एक्सपेरिमेंटल फेज़ के अंदर आप क्या करते हो, आप एनालिसिस करते हैं, और 4th फेज़ के अंदर वो सारा डाटा कलेक्ट करके आप उसको क्लासिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं। तो जनाब ये जो बी पार्ट था, जो फेजेस ऑफ टेक्सोनोमी है कि टेक्सोनोमी के 4 फेजेस हैं, वो यहाँ पर कवर हैं। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। अब जनाब एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म एक ऐसा ग्रुप है जो किसी से ढका छुपा नहीं है, ये सीडेड प्लांट के अंदर आ जाता है। अब ये एक जिम्नोस्पर्म ग्रुप है और एक एंजियोस्पर्म ग्रुप है। एंजियोस्पर्म के अंदर फ्रूट बनता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर जस्ट सीड बनता है और वो भी नेकेड सीडेड है। अब एंजियोस्पर्म को डोमिनेंस हासिल है जिम्नोस्पर्म के ऊपर, उसकी सबसे पहली वजह ये है कि यहाँ पर जो कार्पल है वो अपने ओव्यूल की प्रोटेक्शन करता है, वो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, और वो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है पोलन ट्यूब के थ्रू, और पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। फिर जनाब बात ये है कि वो जो कार्पल है वो कल को फ्रूट के अंदर ट्रांसफ़र होता है, फ्रूट जो है वो सीड की भी प्रोटेक्शन करता है, और फिर सीड की डिस्पर्शन होती है। इन हवालों से तो जो एंजियोस्पर्म है वो जिम्नोस्पर्म के ऊपर डोमिनेंट है। अब बात ये है, यहाँ पर एक चीज़ हम डिस्कस करनी है, जो हमारा मेजर फोकस जिसके ऊपर होगा वो ये है कि जनाब व्हेन, वेयर एंड फ्रॉम हाउ डिड द एंजियोस्पर्म अराइज, एंजियोस्पर्म किधर से अराइज हुआ है। जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है वो हमें ये बताता है कि आज से 300 मिलियन ईयर्स अगो जो प्लांट्स का एक ग्रुप था उसने 2 सिस्टर क्लेड्स बनाए, और मतलब 2 उन्होंने रास्ते इख्तियार किए, एक रास्ता जिम्नोस्पर्म की तरफ जाता है और एक रास्ता जो है वो एंजियोस्पर्म की तरफ जाता है। जब आप प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप एक चीज़ बड़ी अच्छी पढ़ी हुई है आपने, कि कोई भी प्लांट है ना, तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो सीडेड नॉन सीडेड प्लांट है, ट्रिडोफाइट्स, ट्रिडोफाइट जो है वो आगे जाकर फर्दर फिर 2 क्लेड्स, क्लेड का मतलब ये होता है कि ये कॉमन इंसेस्टर से आ रहे हैं और इनके अंदर फीचर जो हैं वो सिमिलर हैं। तो ट्रिडोफाइट वो जो नॉन सीडेड प्लांट हैं उन्होंने आगे जाके 2 रास्ते इख्तियार किए। ये वो कह रहे हैं कि आज से 300 मिलियन ईयर्स अगो की बात है कि ट्रिडोफाइट 2 रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, एक रास्ता जिम्नोस्पर्म की तरफ जा रहा है और एक रास्ता जो है वो एंजियोस्पर्म की तरफ जा रहा है। फिर जनाब बात की जाती है 2005 के अंदर एक पेपर पब्लिश हुआ। ये जितना भी डाटा है ये पेपर्स में से कुछ रिकॉर्ड लिया गया है कि बेल एट ऑल साइंटिस्ट था, मतलब एट ऑल लिखते हैं कि जब ज़्यादा ऑथर होते हैं जिन्होंने काम किया होता है, उन्होंने ये कहा कि ये जनाब एंजियोस्पर्म जो है एस्टिमेट ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 180 या 140 मिलियन ईयर्स पहले जनाब डाइवर्जेंस स्टार्ट हो गई थी, ये काम शुरू हो गया था। 2013 के अंदर जो पेपर एक पब्लिश किया गया वो बताते हैं कि 135 मिलियन ईयर्स पहले फॉसल के जो एंजियोस्पर्म के जो पोलन हैं उनके फॉसल मिले। इसका मतलब है कि एक 135 मिलियन ईयर से वो चीज़ मौजूद थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बात है कि 300 मिलियन ईयर्स अगो ये काम स्टार्ट हो चुका था। जो जुरासिक एरा है, आप जब आपने फ़र्स्ट ईयर की बुक पढ़ी हुई थी तो फर्स्ट ईयर की बुक में जो चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा था वहाँ पर लिविंग फॉसल के नाम से एक टॉपिक था। उस लिविंग फॉसल के नाम से जो एक टॉपिक था उसके अंदर डिफरेंट एरा डिस्कस किए गए हैं, डिफरेंट पीरियड डिस्कस किए गए हैं जो बताते हैं कितने साल पहले कौन सा ऑर्गेनिज़म आया था। तो वहाँ पर आप देखिएगा तो वहाँ पर 4 एराज डिस्कस किए गए हैं, सीनोज़ोइक एरा, मीज़ोज़ोइक एरा,
पैलानीज़ोइक एरा और प्रोटीरोज़ोइक एरा। अब ये जो जुरासिक जो एरिया है ये मीज़ोज़ोइक एरा के अंदर आ जाता है। मतलब बात 180 मिलियन ईयर पीछे चली जाती है कि 180 मिलियन ईयर अगो वो चीज़ मौजूद थी एंजियोस्पर्म के कुछ फॉसिल के निशान मिलते हैं। इसका मतलब है ये चीज़ इतने साल पुरानी है। आगे बात करते हैं कि जनाब जब आप एक तो चीज़ जब हम फॉसिल की बात करते हैं तो चलो पहले फॉसिल की बात कर लेते हैं। जनाब जो फॉसिल का रिकॉर्ड होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो हमें ये बता रहा होता है कि ये जो प्लांट है ये किधर से आया है, कितने साल पहले आया है। एक बात ये है कि जो एंजियोस्पर्म का जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट है, वो हमारे पास मुकम्मल नहीं है, उसके अंदर कुछ शकूक व शुबहात मौजूद हैं। लेकिन कुछ हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं जो बताती हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म का जो पोलन है उसका जो फॉसिल है वो एक जगह पर ये रिकॉर्ड दिया गया कि वो 132 मिलियन या 125 मिलियन ईयर्स अगो पीछे चले जाओ तो मिलता है। एंजियोस्पर्म के लीव्स या फ्लावर जो हैं वो जनाब 125 मिलियन ईयर अगो पीछे चले जाते हैं। 2015 के अंदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रीएनालाइज़ किया मुंडीशिया के फॉसिल्स को और वो चीज़ डिस्कवर की गई थी स्पेन के अंदर। अब वो जो फॉसिल है वो जनाब ओल्डेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर आ जाता है और वो भी जुरासिक जो एरा है जो 180 मिलियन ईयर अगो है उस एरिया के करीब आप कह सकते हैं कि वो प्लांट मौजूद था और उसके फॉसिल को डिस्कशन की गई। मेन ये फॉसिल जो है ये फॉसिल रिकॉर्ड हमें बताता है कि ये प्लांट या ये जो ऑर्गेनिज़म है ये कितने ईयर्स पुराना है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम कि फाइलोजेनेटिक जो स्टडी है वो हमें बता रही है कि जो एंजियोस्पर्म है उसको 3 आर्डर के अंदर तकसीम हुआ। जब वो क्लेड बना रहा था तो वो 3 आर्डर में चला गया। वो कौन से थे जनाब, बड़े मुश्किल नाम है एम्बोरिलियल्स, निम्फियल्स और आस्ट्रोबाइलियल्स, ये 3 आर्डर हैं। इन 3 आर्डर को इकट्ठा हम कहते हैं ANA ग्रेड और इसको यू एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। अगर हम ये नीचे एक पिक्चर है साथ साथ इसको भी डिस्कस करते चलते हैं कि ये देखें जनाब, आप फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर स्टार्ट में ये ट्रिडोफाइट, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रिडोफाइट। अब जो ट्रिडोफाइट है वो आगे जाकर 2 सिस्टर क्लेड में 2 क्लेड बना रहा है, 2 रास्ते अपना रहा है। एक रास्ता यहाँ पर एंजियोस्पर्म की तरफ जा रहा है। अब ये एंजियोस्पर्म जनाब आगे जाकर 3 आर्डर के अंदर डिवाइड हो रहा है और वो कौन से आर्डर हैं, वो सबसे पहले ये जनाब देखें एम्बोरिलियल्स है, निम्फियल्स है और आस्ट्रोबाइलियल मैंने अभी आपको बताया। अब इनमें जो ये जो फर्स्ट आर्डर जिसकी हम बात करते हैं एम्बोरिलियला जो है या एम्बोरिलियल्स जो है ये सिंगल स्पीशीज़ के बारे में बताता है और वो कौन सी है वो ऊपर हम देखते हैं। नाम असल में मुश्किल है ना तो करे बंदा क्या। एम्बोरिलियला ट्राइकोफोडा, ये एम्बोरिलियल्स जो हैं वो एक ही स्पीशी के बारे में बताते हैं जो कि स्क्रैम्बलिंग श्रब है। ये स्क्रैम्बलिंग श्रब जो है ये न्यू कैलिडोनिया, ये कैलिडोनिया जो है ना बेसिकली फ़्रांस के अंदर है, वहाँ पर ये श्रबी प्लांट है ये देखा गया है। अब ये एम्बोरिलियल जो है ये एंजियोस्पर्म के आप कह लो कि फर्स्ट आर्डर में आता है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की अच्छे करैक्टर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप वो ये बता रहे हैं कि ये जो एम्बोरिलियल है ये सिस्टर क्लेड है जो 2nd आर्डर निम्फियल्स का है और ये बात 2017 के पेपर के अंदर पब्लिश हुई। और निम्फियल्स के अंदर बेसिकली 3 फैमिलीज़ हैं और जो लास्ट 3rd आर्डर है आस्ट्रोबाइलियल्स ये वुडी प्लांट इसके अंदर आ जाते हैं। हम नीचे साथ पिक्चर को देख लेते हैं कि ये जो एक क्लेड है इसके अंदर ये जो फर्स्ट हमने कहा ये एम्बोरिलियल ये सिस्टर क्लेड है, ये निम्फियल्स का सिस्टर क्लेड है। आप ऐसे कह लो कि यहाँ से एक और रास्ता निकल रहा है कि 2nd आर्डर एंजियोस्पर्म का और वो सिस्टर क्लेड है जनाब आस्ट्रोबाइलियल का। मतलब
आप मज़ीद अच्छे करैक्टर की तरफ जाते जा रहे हो। और ये तमाम जो 3 आर्डर हैं इनको ANA ग्रेड एंजियोस्पर्म कहा जाता है। और ये आप कह लो कि वो स्टेज है एंजियोस्पर्मी की जहाँ पर उसके करैक्टर अच्छे खासे डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर आप ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो जो लाइट है, ये जो लाइट एरिया है ये वाला, यहाँ पर भी कुछ आर्डर लिखे हुए हैं। इनमें एक आर्डर ये वाला जो मैंने टिक किया है बेंटाइटेल्स, ये बेंटाइटेल्स जो आर्डर है ना, और इसके साथ एक है साइटोनेल्स बेसिकली आर्डर है। ये वो स्टेज है जहाँ पर एंजियोस्पर्मी ने अपने करैक्टर डेवलप करने स्टार्ट किए और तरक्की की मंजिलें पाना शुरू की। अब जो ये बेंटाइटेल्स है ना, इसके जो करैक्टर हैं ये एंजियोस्पर्मिक करैक्टर के बहुत ज़्यादा करीब है। जो साथ वाला साइटोनिया मेंबर है साइटोनेल्स का, ये वाला इसके करैक्टर इस तरफ जिम्नोस्पर्म के साथ मिलते हैं। लेकिन इसमें भी जो वो आपने विनेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, नेट लीव विनेशन इसके अंदर पाई जाती है, तो ये भी एंजियोस्पर्मिक करैक्टर है। लेकिन जो बेंटाइटेल्स है इसके अंदर अच्छे खासे एंजियोस्पर्मिक करैक्टर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब ये साथ जिम्नोस्पर्म की भी एक लाइन है, जिम्नोस्पर्म के अगर आप इंटरनल फाइलॉजनी की बात करते हैं तो वो क्लियर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक ये जिंको है जेंटम ये वाला जो पाइनस फैमिली के करीब है, और एक ये साइकेडेलीज है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो साइकेड्स है और जो जेंटम है, इनमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के हवाले से बात की जाए तो इनकी तरतीब ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो जेंटम है इसके करैक्टर एंजियोस्पर्मी के करीब चले जाते हैं। तो इस हवाले से भी बात की जाए तो जिम्नोस्पर्मी के अंदर तो चीज़ें क्लियर नहीं हैं, लेकिन एंजियोस्पर्मी के अंदर चीज़ें क्लियर हैं। और ये 3 आर्डर जो मैंने डिस्कस किए हैं कि ये वो ओरिजिन है कि यहाँ से एंजियोस्पर्म निकल कर आगे बढ़ता चला गया। और फिर हमने फॉसिल रिकॉर्ड देखे, और फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में मैंने पहले आपसे बात कर ली है कि यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म के फॉसिल्स हैं ये हमारे पास रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है। ये बस आप ऐसे कह सकते हो कि कुछ चीज़ें मौजूद हैं और कुछ चीज़ें मौजूद नहीं हैं। और जब कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं और कुछ चीज़ें मौजूद नहीं होती तो फिर इंसान गैस लगाता है, वो बताता है जनाब हो सकता है कि ये चीज़ हो सकता है कि इतने साल पहले हो सकता है इतने साल पहले हो। लेकिन एक पॉइंट जिसको अभी हमने डिस्कस किया वो यही है कि ये जो एंजियोस्पर्मिक की जो एवोल्यूशन है ये 300 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सेकंड एरा है ना मीज़ोज़ोइक एरा के अंदर जो यहाँ से इसका स्टार्ट है ट्राइजेक 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो, वहाँ पर एंजियोस्पर्म बुनियाद रख चुका था, इसीलिए इतने साल पुराने हमें फॉसिल मिलते हैं। तो ये वाला जो एंजियोस्पर्म का टॉपिक था इसका एक तो डाटा मुश्किल मिल रहा था, कुछ पेपर्स में से ही निकाला है विद रेफरेंसेस, इसको आपने देखना है। और बाकी फेजेस ऑफ टेक्सोनोमी है। तो जनाब ये जो अभी हम बात कर रहे थे अपने इस सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर ये वाली जो चीज़ है ना, ये प्लांट सिस्टमेटिक का ये वाला पॉइंट ये अब हमारा क्लियर है। ये मैं नोट्स भी आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, इसको भी रीड कीजिएगा, ये लेक्चर भी सुन लीजिएगा। नाम थोड़े मुश्किल हैं लेने में, नाम लेना ज़रा मुश्किल है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला हमारा क्लियर है और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते जाते हैं। तो बस इसको साथ साथ तैयार कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।